9 जॉब, भाग दौड़, ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज है गुरुवार, यानी कि हेलो किसान में है पशुपालन का दिन। तो पशुपालन से संबंधित ही विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या विषय है आज के कार्यक्रम में, जिस पर चर्चा होगी पूरे 1 घंटे के दौरान, बताते हैं आपको। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव, एक तो ये विषय रहने वाला है। साथ ही चर्चा होगी सर्दियों में मुर्गियों के रखरखाव के बारे में। दोनों ही यहाँ पर अहम विषय हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, क्या करना है आपको, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। क्या है हमारे टोल फ्री नंबर, आइए बताएं आपको। 1800-1130-60, 1800-1130-61। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निशुल्क नंबर हैं, जिस पर आप कॉल करेंगे। अगले 1 घंटे के दौरान आपका कॉल कनेक्ट होगा, सवाल हम आपके सुनेंगे, जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए हमारे जो विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका भी परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संजीत शर्मा। बता दें आपको, ये पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशुपालन विभाग, नई दिल्ली में। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। साथ ही इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। बता दें आपको, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पशु विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, जालंधर, पंजाब में। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, किस पर चर्चा होने वाली है आज? थनैला रोग के बारे में। दुधारू पशुओं को कैसे आप बचा सकते हैं, और साथ ही इस सर्दी के मौसम में अपनी मुर्गियों का रखरखाव आप कैसे कर सकते हैं। सवाल है आपके मन में, कोई समस्याएं आप झेल रहे हैं, सामना कर रहे हैं, तो आपको बस हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और अपने सवाल हमसे साझा करने हैं। लेकिन जब भी आप हमें कॉल करें, 2 बातों का ध्यान रखें। नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें, और जब भी आपका कॉल कनेक्ट होता है तो आप अपनी टीवी पर ध्यान ना दें। टीवी की आवाज कम कर दें, क्योंकि टीवी की आवाज ज्यादा आती है, आपकी आवाज हम नहीं सुन पाते। तो ऐसे में दिक्कत होती है जब आपका सवाल हम नहीं सुन पाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कॉल हमें कर सकते हैं, सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। बहरहाल हम हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। थनैला रोग के बारे में पहले हम बात करेंगे। थनैला रोग एक घातक बीमारी हम कह सकते हैं, अगर उसका सही समय पर हम इलाज नहीं करेंगे, सही समय पर उसके लक्षणों की पहचान नहीं करेंगे। तो थनैला रोग क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में डॉक्टर शर्मा से पहले जान लेते हैं। क्या कहेंगे आप डॉक्टर शर्मा? बेसिकली थनैला रोग एक मेस्टाइटिस जिसको हम बोलते हैं जी, वह थनों में इन्फेक्शन का रोग होता है जी। और थनैला के अंदर मुख्य रूप से 4 सिम्टम्स जो पहली बार एक किसान देख सकता है जी। पहला होता है कि रेडनेस होगा, उसके अलावा स्वेलिंग आ जाएगी, थोड़ा सा सोजन आएगी थन के अंदर या लेवटी के अंदर, और वो बहुत गर्म होगा, हाथ लगाने पे गर्म महसूस होगा, और उसका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि दूध है, दूध का रंग चेंज हो जाएगा, कभी कभार खून के थक्के भी आ सकते हैं, कभी कभार मवाद जैसा, दही जैसा भी दूध आता है। तो जब भी कोई चेंज होगा, कभी कभार पशु को इसकी वजह से बुखार भी आ जाता है और वह चारा सही तरह से ले भी नहीं पाता। दूध के प्रोडक्शन में एकदम बहुत जो है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस और क्लिनिकल मेटाइटिस 2 तरह के इसमें मेन होते हैं। सब क्लिनिकल में क्या होता है कि जो पशुपालक भाई है वह उसके अंदर जो चेंजेस हैं वह ज़्यादातर से वो देख नहीं पाता। उसको कोई ऐसा ऊपर से नज़र नहीं आएगा कि थन के अंदर कोई चेंज है, या उसके अंदर इन्फेक्शन है, या कोई फ्लेक्स आ रहे हैं, या उसके अंदर दही जैसा दूध आ रहा है, उसको नज़र नहीं आएगा। लेकिन वो अंदर से उसमें इन्फेक्शन होता है। 60% जो केसेस होते हैं वो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस के होते हैं, और इसमें इसके अंदर मुख्य रूप से दूध प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। यही एक मुख्य लक्षण होता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। और एक अनुमान लगाया गया कि कम से कम 1 साल के अंदर 7,000 करोड़
7,000 करोड़ का नुकसान केवल एक थनैला रोग से भारत देश में होता है। तो देखिए तो यहाँ पर नुकसान बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही समय पर पहचान कर लें तो ये समस्या बड़ी नहीं होगी, और अगर आप बचाव ही कर लेंगे तो इलाज की नौबत ही यहाँ पर नहीं आएगी। किस तरह से इससे बचाव भी कर सकते हैं, इसके बारे में भी विशेषज्ञ से हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, वो दिखा देते हैं आपको। दुधारू पशुओं में थनैला रोग होने की आशंका रहती है। थनैला रोग एक संक्रामक रोग है और एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इस रोग के फैलने का प्रमुख कारण है साफ सफाई का अच्छी तरह से नहीं होना। इसके अलावा अनियमित तौर पर दूध दूहने और गंदे हाथों से दूध दूहने की वजह से भी पशुओं में थनैला रोग हो जाता है। किसी संक्रमित पशु के संपर्क में आने से भी ये रोग होने की आशंका रहती है। इस रोग से बचाव के लिए जरूरी है कि एक पशु का दूध निकालने के बाद हाथों को अच्छी तरह साफ करके ही दूसरे पशु का दूध निकाले। इससे थनैला रोग फैलने की आशंका काफी कम हो जाती है। थनैला रोग के कारण पशुओं में दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। अगर पशु दूध दे भी दे तो वो दूध पीने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें कई बार खून, बदबू, पीलापन और हल्कापन आने लगता है। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पशुओं को साफ सुथरी जगह पर रखें। पशुओं के थन से निकलने वाले दूध की धार को जमीन पर ना मारे। ऐसा करने से पशुओं में इस तरह की बीमारी की गिरफ्त में आने की आशंका बढ़ जाती है। कई बार पशुओं के थन में फोड़े आ जाते हैं, जिसे आमतौर पर पशुपालक नजरअंदाज कर देते हैं और आगे चलकर यही पशुओं में थनैला रोग के कारक बनते हैं। बचाव के लिए थनों का समय समय पर परीक्षण करते रहे। थनों में कोई गठान और दूध में थक्के हो तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेकर इलाज कराएं। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना थनैला रोग के बारे में, और विस्तार से चर्चा हमारी इस पर लगातार जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम रुक करेंगे डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता, सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में जब हम अपनी इतनी बेहतर तरीके से देखभाल करते हैं तो मुर्गियों को तो ज्यादा देखभाल की जरूरत हो जाती है। तो कौन सी वो मुख्य बातें हैं जो हमारे मुर्गी पालकों को ध्यान में रखनी चाहिए इस समय, इस मौसम में? जी, जैसे देखा जाता है कि सर्दी का मौसम तो मुर्गी जो भी मुर्गी पालक हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौसम होता है जी। लेकिन जब वातावरण का तापमान एक स्तर से नीचे चला जाता है, जैसे मान लीजिए 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला गया, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, तो मुर्गी पालक को जो फायदा होने की जगह नुकसान होने लगता है, क्योंकि मुर्गियां में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है। जो उनकी ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है। अंडे देने वाली मुर्गियों में अंडे घटने लगते हैं, और भी उनको काफी ज्यादा जो सर्दियों में आने वाली बीमारियां लग जाती हैं, जिससे ऑल टुगेदर जब हम लोग देखते हैं कि एक FCR होता है, फीड कन्वर्जन रेशो, वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, जिससे पशुपालक को, जो भी मुर्गी पालक है, उनको काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। होता क्या है, मुर्गी जो होती है एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव जानवर है। उसको जब भी वातावरण में चेंज होते हैं तो उसको उनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने लगता है, जिससे बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम, जैसे हम लोग देखते हैं उत्तर भारत या मध्य भारत के जो राज्य होते हैं उनमें जो वातावरण का तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। तब जाके जब देखा जाता है तो मुर्गियां उस वाली कंडीशन में अपने प्रोडक्शन को, उत्पादन को वो घटा देती हैं, चाहे वो मीट वाली मुर्गियां हैं चाहे अंडे वाली मुर्गियां हैं, और वो उस जो भी वातावरण का जो न्यूनतम तापमान है उससे वो निजात पाने के लिए वो कई तरीके की अपनी बॉडी में चेंजेस करती हैं, जिसका अल्टीमेटली नुकसान एक जो मुर्गी पालक है उसको उठाना पड़ता है। तो और इसमें काफी ज्यादा बीमारियां भी आ जाती हैं, और भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, जैसे जो भी सेड वगैरह बनाते हैं उसमें रोशनी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, या फिर जो उनकी बिछावन होती है वो गीली हो जाती है, जिससे अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इस तरह की बहुत ज्यादा दिक्कतें जो मुर्गी पालक को झेलनी पड़ती हैं। और जी, तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन इनको हम सही समय रहते यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। पहले ही हम इसके लिए तैयारियां कर सकते हैं। क्या तैयारियां करनी है, किस तरह से मुर्गियों को बिल्कुल सही रखना है, स्वस्थ रखना है, इसके बारे में आपसे लगातार हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डालेंगे। मुर्गी पालन मुनाफे का सौदा है, लेकिन सर्दी के मौसम में इस व्यवसाय से और ज्यादा मुनाफा लेने के लिए आपको मुर्गियों की खास देखरेख करनी होगी। ठंड के मौसम का अंडे उत्पादन पर असर ना पड़े, इसके लिए मुर्गियों को ठंड से बचाएं। सर्दी के मौसम में सुबह मुर्गी घर के अंदर कम से कम 2 घंटों तक धूप को आने दें।
पुराना बुरादा, पुराने बोरे, पुराना आहार और पुराने खराब पर्दे बदल दे। बरसात हो जाए तो बरसात का पानी मुर्गी घर के आसपास जमा नहीं होने दे। पानी जमा हो भी जाए तो पानी को बाहर निकाल दे और उस जगह पर ब्लीचिंग पाउडर या चूने का छिड़काव कर दे। मुर्गी घर के चारों तरफ उगी घास, झाड़ और पेड़ को नष्ट कर दे। दाना गोदाम की सफाई भी करते रहे। मुर्गियों के बाड़े में बिछा भूसा सूखा रखे। उस पर पानी रिस जाए तो तुरंत गीला बिछावन हटाकर वहां सूखा बिछावन डाल दे, नहीं तो मुर्गियों को सर्दी लग सकती है। मुर्गी घर में साफ सफाई रखने से मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। सर्दी के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि शाम के समय सर्दी बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। मुर्गियों के बाड़े का रोजाना निरीक्षण करें। सुस्त मुर्गियों की पशुओं के डॉक्टर से जांच करवाकर उन्हें दवा दें। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा का यहाँ पर रुक करते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपने बताया कि थनैला रोग जब होता है तो कैसे कैसे हमारे जो दुधारू पशुपालक हैं वो पहचान सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं उसमें हो जाती हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये समस्या उत्पन्न ही ना हो, आए ही ना, इसके लिए बचाव कार्य क्या हो सकते हैं? जी, बचाव के लिए क्या होता है कि जैसे भी कोई भी एक्सट्रीम वेदर होता है, जैसे ज़्यादा गर्मियाँ जब होती हैं या ज़्यादा सर्दी होती है तो उस समय इम्यूनिटी लेवल पशु का डाउन हो जाता है थोड़ा। और दूसरा क्या होता है, साफ सफाई रखने की जरूरत है जी। अगर जो बाड़ा है उसके अंदर कोई छोटे मोटे गड्ढे हो गए हैं तो उनको भर देना चाहिए। उनके अंदर क्या होता है, कोई गोबर या पेशाब या इस तरह की जो गंदगी है वो वहां पे रुक जाती है और उससे कीटाणु जो है पनपते हैं। कीटाणु जब भी पनपेंगे पशु जो है या तो बैठेगा या उठेगा, या जैसे दूध दोते ही अगर वो तुरंत पशु बैठ जाता है तो नीचे जो थन है उसका छिद्र खुला रहता है। तो अगर वो इन्फेक्टेड जगह पे बैठेगा तो जो कीटाणु है वो प्रवेश कर जाते हैं, बैक्टीरिया। जैसे ही कीटाणु प्रवेश करेंगे उसके अंदर वो मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि थनैला के रोग की उपचार के लिए कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए जी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्रवेश करेंगे वो 4 से 16, 16 से 64 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करते हैं जी। और दूध के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार खून आने लग जाएगा, कभी कभार मवाद आने लग जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी और दूध का प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। इसके अलावा जो मेथड है, मेथड भी जैसे चुटकी से निकालना और मुट्ठी से बंद करके जो है उसका दूध दोहना चाहिए, ताकि जो टीट कैनाल है, जो छिद्र है और जो दूध का जो रास्ता है उस पर इंजरी ना हो। जी, दूध धोने का भी एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर ज्यादा जोर से धोया तो उससे और भी दिक्कत होती है। तो आप एक बार बता दें कि किस तरह से यहाँ पर दूध धोना चाहिए। देखिए, या तो चुटकी के प्रयोग से या फिर जो है पूरी मुट्ठी से ऐसे निकालना चाहिए। अंगूठे के प्रेशर से कभी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अंगूठे के प्रेशर से जो है उसकी जो नली है उसको नुकसान पहुंचता है। इसका खास ध्यान रखना है। इसके अलावा एक पशुपालक भाई ये भी कर सकते हैं कि जब भी दूध धो ले उसके बाद एक पोटेशियम परमैंगनेट का या बीटाडीन का घोल उसको टीट डिप बना लें और टीट डिप से अगर उसको क्लीन कर देंगे तो उसकी संभावना, कीटाणु के प्रवेश करने की संभावना जो है कम हो जाती है, क्योंकि छिद्र जो है थोड़ी देर तक खुला रहता है, उससे प्रवेश कर लेते हैं। तब तक आधा घंटे तक उसको चारा कुछ डाल के रखे, कंसंट्रेट, ताकि वो खड़ा रहे, बैठे ना। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, ये तमाम तरह की सावधानियां हैं जो आप बरत सकते हैं। अगर आप इन सबको ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो प्रवेश करेंगे ही नहीं कीटाणु, और आपके जो पशु हैं उसमें ये बीमारी होने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। तो ऐसे में आप सावधानियां जरूर बरतें। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम के पहले, मध्य प्रदेश से दिलीप जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? दीदी, मेरा सवाल है कि मेरी गाय ने बछड़ा दिया है, उसको 8-10 दिन हो गए, मगर उसमें खून आ रहा है, दूध निकालते हैं तो वो खून अगली बार भी आया था, 8-10-15 दिन से आता है। और दोनों में दूध निकालते टाइम पे फिर वो हम दूध रखते हैं तो नीचे जब खाली करते हैं दूध, वो दूसरे बर्तन में डालते हैं तो नीचे खून जमा हुआ रहता है। तो कम से कम हर बार देखा मैंने, 4-5 साल से गाय है मेरे पास। वो कोई इंजरी या कोई चोट वोट तो नहीं लगी है आपकी गाय को? नहीं, चोट वोट नहीं है, वो अपने आप ही 10-15 दिन से आएगा और फिर अपने आप बंद हो जाएगा। अपने आप फिर बंद हो जाएगा? क्या देखिए, ज्यादातर जो खून आने के जो कारण होते हैं चोट की वजह से होता है। उसमें चोट में क्या होता है, या तो कोई दूसरा पशु का पैर रख जाए या किसी भी तरह उस पर दबाव पड़ जाए ओन पे, तो उसकी वजह से खून आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो बर्फ से सेक करें,
क्योंकि जो भी चोट होगी उसको हमें एकदम जो है बर्फ़ से सेक करेंगे तो उसको आराम मिलेगा। इसके अलावा जो है जो ब्लड जैसे आ रहा है, खून जो आ रहा है, उसको रोकने की ऐसी कई दवाइयाँ आती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं हमारे पास। आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करेंगे तो उनको अगर सुबह शाम देते हैं, 2-2 गोली जनरली दी जाती हैं, सुबह शाम देंगे और बर्फ़ का सेक करेंगे तो खून का आना बंद हो जाएगा। खून का एक ज़रूर चेक करा लेना चाहिए कि उसका अगर एंटीबायोटिक की अगर कोई ज़रूरत है, उसके लिए अगर आप लेबोरेटरी से जांच करा लेंगे कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, वो ज़रूर करवा लीजिए। अदरवाइज खाली चोट के लिए, दर्द के लिए और जो खून आ रहा है उसको रोकने के लिए अभी आपको दवा देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्या करना है आपको दिलीप जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर गुप्ता का यहाँ पर रुख करते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपने बताया कि कई तरह की समस्याएं सर्दियों के मौसम में हमारे मुर्गी पालकों को होती हैं अगर सही तरह से यहाँ पर प्रबंधन कार्य नहीं किया जाए। तो शुरुआत हम आवास से करते हैं। आवास किस तरह से प्रबंधित करें हमारे मुर्गी पालक जिससे परेशानियां ना आए? जी, आवास का किसी भी जो भी आप लाइव स्टॉक रखे होंगे, कोई भी जानवर रखे होंगे, आवास का एक बहुत बड़ा योगदान उनके उत्पादन में, वैसे ही मुर्गी पालन में भी है। सबसे पहले आवास, जब भी कोई मुर्गी पालक मुर्गियों का आवास बना रहा है तो सबसे पहले उसकी डायरेक्शन, जो दिशा है उसको ध्यान में रखे। जो उसका लॉन्ग एक्सेस, जो लंबा हिस्सा होता है उसके सेट का, वो पूर्व पश्चिम की दिशा में रखे, जिससे इससे फायदा ये होगा कि जब सर्दियों के मौसम में जब सूरज थोड़ा सा झुक जाता है तो सूरज का प्रकाश सेट के अंदर आ सके और जो भी हवा का आवागमन जो रहता है वो सुचारू रूप से चलता भी रहेगा। और गर्मियों के दिनों में यदि आप पूर्व पश्चिम दिशा में आवास बनाते हैं तो सूरज की रोशनी से बचा भी जा सकता है। दूसरी बात, इससे जब सूरज की रोशनी अंदर आती है तो जो बिछावन होती है, तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो भी मुर्गियों को हम लोग पानी पिलाते हैं, पानी वो फैला देती है, जिससे बिछावन उनकी जो रहती है वो गीली हो जाती है, उसको सूखने का मौका नहीं मिल पाता है। जब हम लोग इस तरीके का आवास बनाते हैं, एक पूरा अच्छी तरह से वेंटिलेशन रखते हैं, हवा की आवाजाही बनी रहती है, तो बिछावन भी अच्छी तरह से सूख जाता है। क्योंकि बिछावन का गीला होना मुर्गियों में बीमारी को इन्वाइट करता है। बिछावन गीला होता है। सबसे बड़ी समस्या जो कॉक्सीडियोसिस की होती है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है मुर्गियों में। वो केवल बिछावन के गीले होने से वो कॉक्सीडियोसिस का संक्रमण मुर्गियों में हो जाता है। दूसरी बात, जब भी आप कोई भी आवास बना रहे हैं तो उसके वेंटिलेशन का एक अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि वेंटिलेशन की जरूरत क्या किसान भाई क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि सर्दियों में इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, वो 24 घंटे पर्दों को डाल के रखते हैं जी। लेकिन यदि वो पर्दों को हमेशा डाल के रखेंगे तो एक मुर्गियों को जो सेट रहता है उसमें जो बिछावन रहती है, जब गीली हो जाती है तो अमोनिया गैस बनने लगती है। अमोनिया का कंसंट्रेशन जब 25 ppm से ज्यादा होगा तो उनको और भी ज्यादा बीमारियां लगने के चांस रहते हैं। इसलिए सर्दियों के मौसम में भी जो भी वेंटिलेशन है, आप पर्दों को कुछ समय के लिए उठाएं, जिससे अंदर की हवा बाहर निकल जाए, और हो सके तो एक एग्जॉस्ट फैन की भी व्यवस्था की जाए, जिससे अंदर की जो भी बेकार हवा है वो बाहर निकलने में सहायक हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस तरह से प्रबंधन बहुत जरूरी है कि पर्दों को हम सुबह के समय उठा दें और शाम के समय ढक दें। और भी आपसे जानेंगे हम प्रबंधन कार्य के बारे में डॉक्टर गुप्ता, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ पर जुड़ गए हैं, पहले उनकी समस्या का समाधान उन तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त हिसार हरियाणा से सतपाल जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मैडम ये है कि मेरी भैंस के थन में दूध रुकता है। थन में दूध रुकता है जी, कब से हो रही है समस्या? ये 5-7 दिनों से। 5-7 दिनों से हो रही है। डॉक्टर शर्मा, आप रुकावट है जैसे दूध निकालने में, उसके रुकावट है या दूध आ नहीं रहा है? ये 5-7 दिनों से दूध आ नहीं रहा है या फिर रुक के आ रहा है? कुछ समस्या क्या है? दूध तो आ रहा है, वो शुरू में हाथ लगाते हैं तब बताइए सतपाल जी। दर्द हो रहा है जी में। देखिए क्या होता है कि एक पशुओं में अक्सर देखा गया है कि पूरी तरह से दूध अगर नहीं धोएंगे और गलत तरीके से दूध धोते हैं तो जो
उसकी जो नली होती है दूध की, उसके अंदर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। उसके अंदर कैल्शियम के क्रिस्टल्स भी इकट्ठा हो जाते हैं, कभी कभार उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। उसकी वजह से नली में जो है दूध प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। उसके लिए क्या करना होता है, एक तो एक मैं होम्योपैथिक मेडिसिन और मैं बताना चाहूँगा इसमें, आर्निका के नाम से आती है, उसको अगर आप देंगे सुबह शाम तो उसकी जो स्वेलिंग और जो उसके अंदर जो दर्द है उससे उस निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा अगर उसके अंदर दूध में कोई रुकावट है, जिसको हम टीथ स्टेनोसिस बोलते हैं, उसके लिए क्या होता है कि छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, जो अगर मुंह के ऊपर छोटी सी रुकावट हो जाती है, उसको ब्लेड से हम 11 नंबर ब्लेड से जो है उसको खोल देते हैं, जिससे कि दूध का जो पूरा प्रेशर है प्रॉपर तरीके से निकल जाए। और अगर कोई छोटे मोटे कीटाणु हैं, अभी फ़िलहाल तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जो है ऐसी क्रीम आती है, हर्बल क्रीम्स होती है कई सारी, उसको ला करके उसमें अच्छे से उसको मसाज करें, और सेरेशियो पेप्टाइडेज की बोलस आएगी, वो उसको सुबह शाम 2-2 गोली सुबह शाम खिलाएं, और कोशिश करें उसको हल्के से मसाज करें, जिससे कि अंदर कोई भी रुकावट है वो निकल जाए। अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो केवल जो है एक हर्बल लेप उसमें करें और साथ में थोड़ा सा मसाज करें, और सेरेशियो पेप्टाइडोज की गोली जो है 2-2 गोली सुबह शाम खिलाएं। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है सतपाल जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शर्मा, आपसे ही हम जानना चाहेंगे, जैसे लगातार हमारे पशुपालक भी पूछ रहे हैं कि समस्याएं उत्पन्न यहाँ पर हो रही हैं, थनैला रोग हो गया है, सावधानियां बरती लेकिन फिर भी हो गया है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए हमारे पशुपालकों का, और अन्य पशु इससे प्रभावित ना हो इसके लिए क्या करें? बेसिक चीज क्या होती है, जैसे किसी पशु में अगर इन्फेक्शन आ गया है तो पहला काम जो पशुपालक को करना चाहिए कि उसका जो दूध है उस एरिया में नहीं, उसको नीचे जमीन पे नहीं डालना चाहिए जी। क्योंकि अगर जमीन पे डालेंगे तो वो इन्फेक्टेड दूध है, उसके अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे और उससे वो बगल वाले पशु के जो है थन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। दूसरी चीज, अगर पशु ने का उन्होंने खाली करते वक्त उनको नजर आया कि इसका दूध ठीक नहीं है तो उसको उस एरिया को फिनाइल से या पोटाशियम परमैंगनेट से क्लीन कर लें। इसके अलावा क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन आया तो एक लेप होता है, हम बताते हैं अक्सर, ये नॉर्मली मिल जाता है, जिसमें एलोवेरा होता है 200 ग्राम, साथ में 50 ग्राम जो है हम हल्दी लेते हैं, और 5 से 7 ग्राम जो है चूना जो होता है वो मिलाया जाता है। इस तीनों के मिश्रण को आप लेप बना करके उसके लेवटी पे लगाएं तो पहला जो इन्फेक्शन होगा तो उसको स्प्रेड करने में, ये रोकने में सहायक रहता है। इसके अलावा जैसे फिर आपको देखना है कि उसमें गर्म है, अगर तो वो थन गर्म है तो हमें उसमें बर्फ का सेक करना है, अगर तो वो ठंडा है तो हमें गर्म पानी से उसको सेकना है। तीसरी बात जब आती है, उसमें क्या होता है, अगर इन्फेक्शन आ गया है, उसमें खून आ रहा है तो उसमें अलग तरह की एंटीबायोटिक दी जाएगी, और अगर उसमें दही जैसा दूध आ रहा है उसका इलाज अलग होगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि दूध जैसे ही 2-3 धार को खाली करके एक फ्रेश जो है यूटेंसिल में या किसी उसमें ले लिया जाए और लैब से उसकी जांच कराई जाए इसके अंदर इन्फेक्शन कौन सा है। तब तक आप उसके अंदर इस जो मैंने लेप बताया उस लेप के अच्छे से उस पर लेप करें सुबह शाम, और दर्द के लिए उसको जो है कोई ना कोई मेलोक्सिकैम की गोली या सेरेशियो पेप्टाइडेज की गोली सुबह शाम खिलाएं। जैसे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा लैब का, तब आप उसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो क्या करना है आपको, जैसे ही अगर संक्रमण हो गया है पहला कदम आपका क्या होना चाहिए, किस तरह की आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि उपचार प्रक्रिया शुरू करनी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और हमारे कुछ कॉलर्स जो हैं पहले ही अपने सवाल हमसे हमारे पास रिकॉर्ड करवा देते हैं, हमारे कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करते हैं, और ऐसे ही कई कॉल्स हमारे पास आए हुए हैं, सवाल आए हुए हैं हम कहेंगे, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। बता दें आपको, मध्य प्रदेश से श्याम जी ने हमें कॉल किया था और इन्होंने पूछा है, डॉक्टर गुप्ता आपसे एक सवाल कि मुर्गी पालन हम कर रहे हैं लेकिन हमारी मुर्गियां अंडा कुछ कम दे रही हैं, इसके लिए क्या करें तो अंडा उत्पादन ज्यादा हो सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? डॉक्टर गुप्ता क्या कहेंगे? जी, अंडा उत्पादन के लिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो मुर्गी की कौन सी वैरायटी, जो ब्रीड रखी है, नस्ल कौन सी रखी हुई है, इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है नस्ल का, क्योंकि हर नस्ल की एक लिमिट होती है अंडे देने के लिए।
जैसे बोवेन हो गई या फिर VV300 हो गई, इनकी अंडे देने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये साल में 300 से 330 अंडे तक दे देती हैं। तो एक तो सबसे पहले एक अच्छी नस्ल का चुनाव कीजिए जिससे आप उससे ज्यादा से ज्यादा अंडे ले सके। जैसे मध्य प्रदेश से इन्होंने कॉल किया था, तो मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए कौन सी नस्ल का आप यहाँ सुझाव देना चाहेंगे? एक्चुअली डिपेंड करता है कि वो कौन सी नस्ल पालना चाहते हैं। दो तरह की नस्ल होती है, वो देसी मुर्गी पालना चाहते हैं या जो फार्मी मुर्गी होती है। फार्मी मुर्गी की अंडे देने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। देसी मुर्गी जैसे जो मध्य प्रदेश की है कड़कनाथ है, कड़कनाथ की जो ग्रोथ रेट है थोड़ी सी कम है और अंडे देने की कैपेसिटी जैसे वो एक साल में लगभग 100 से 120 अंडे देता है। तो उसकी जो जेनेटिक्स है, जो जीन है उस ब्रीड के इतने ही है, आप उससे ज्यादा अंडे नहीं ले सकते हैं। लेकिन देसी मुर्गी के अंडे की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होने के कारण जो भी मुनाफा की यदि हम बात करते हैं तो वो एक साथ मतलब एक जैसा ही हो जाता है। तो यदि वो कड़कनाथ मुर्गी पालते हैं और बहुत ही सुधरी किस्म भी है, जैसे ग्राम प्रिया हो गई है, प्रताप धन हो गई है, ये देसी मुर्गी की सुधरी किस्म है जो ज्यादा से ज्यादा अंडे भी देती हैं। जैसे 200 से 220 तक अंडे दे देती हैं ये। तो वो मध्य प्रदेश में रहती हैं तो वो इन मुर्गियों का चयन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है फीड की, क्योंकि जो भी मुर्गी अंडा बनाएगी वो उसको हम लोग क्या दाना दे रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि वो कितने अंडे देगी आगे और किस क्वालिटी का अंडा रहेगा। तो फीड एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छे गुणधर्म का जो फीड होता है, एक जो भी मुर्गी है वो लगभग 20 हफ्ते की उम्र में एक पहला अंडा देना स्टार्ट करती है। उस समय उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है अंडे देने के लिए, जो फीड के जो खुराकी तत्व चाहिए, जैसे उसमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन की मात्रा लगभग 16 से 17% चाहिए होती है, उसमें एनर्जी चाहिए रहती है, ऊर्जा की मात्रा चाहिए रहती है। तो ये सब हमको एक बैलेंस में देना पड़ता है। यदि वो संतुलित आहार, संतुलित खुराक यदि अपनी मुर्गी को देते हैं तो मुर्गी उनकी जरूर एक ज्यादा से ज्यादा अंडे देगी। बिल्कुल, तो संतुलित आहार में क्या क्या दे सकते हैं हमारे मुर्गी पालक अपनी मुर्गियों को, इसके बारे में विस्तार से आपसे जानकारी हासिल करेंगे, बताएंगे हमारे दर्शकों को। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं दुधारू पशुओं का किस तरह से आप थनैला रोग से बचाव कर सकते हैं और सर्दियों के इस मौसम में मुर्गियों का रखरखाव किस प्रकार हो। हमारे विशेषज्ञ लगातार अच्छी जो जानकारियां हैं, अहम जो जानकारियां हैं आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास भी कोई समस्याएं हैं, क्या करना है आपको, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, विशेषज्ञ उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर पर बहुत सारे कॉलर्स ने हमें कॉल किया है और अपने सवाल हमसे साझा किए हैं। और भी कॉल्स आए हुए हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, ये सवाल आपके लिए है। हरजीत सिंह जी ने कॉल किया था राजस्थान से। उन्होंने पूछा है कि गाय को हीट पर लाने के देसी तरीकों की जानकारी बताएं। देसी तरीकों में सबसे पहला मैं ये कहना चाहूंगा कि मेजर जो रीजन होता है हीट पे ना आने का वह 2 होते हैं जी। पहला उसका सही संतुलित आहार, जैसे बोला गया है कि बैलेंस डाइट, अगर संतुलित आहार पशु को दिया जाएगा तो वो टाइम पे हीट में आ जाता है जी। दूसरी चीज होती है मिनरल डेफिशिएंसी। मिनरल्स की कमी अगर होगी किसी के भी, चाहे आयरन है, चाहे कोबाल्ट है, ठीक है, जैसे कॉपर है,
आयोडीन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एलिमेंट्स होते हैं जिसका के पशु के रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आजकल क्या होता है, सॉइल के अंदर इन चीज़ों की कमी है और वो पूर्ति वहाँ से हो नहीं पाती है। तो अलग से मिनरल मिक्सचर जो है पशुपालक को खिलाना चाहिए 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन। इसका सेवन अगर पशुपालक रेगुलर करते हैं और इसके साथ साथ अगर जब भी कोई नज़दीकी पशु चिकित्सालय पे जा करके पशु की हमेशा जांच करानी चाहिए। यह देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो बच्चेदानी है और उसका पूरा जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं। इसके अलावा वो प्रॉपर साइक्लिक है कि नहीं, 21 दिन के साइकिल में आता है, उसमें किस तरह के सिम्टम्स उसमें आते हैं, प्रॉपर उसका तार जैसा पानी जैसा एकदम जो है डिस्चार्ज होता है, कोई सर्विक्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जो है जैसे सीएल होता है या कोई ओवरी के ऊपर कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से प्रॉपर साइकिल पे ना आता हो। इसकी जांच हो जाए, जांच करके मिनरल मिक्सचर का उसको सेवन किया जाए। और एक नॉर्मल एनिमल में अगर जनरली हम एक ओवरी मसाज हम करते हैं प्रॉपर जो है जब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया जाता है तो ओवरी मसाज करने से, और एक लुगोल्स आयोडीन का पेंट होता है उसको हम जब सर्विक्स पे लगाते हैं, इसका अगर ये किया जाए तो प्रॉपर जो है साइकिल पे पशु आ सकता है। जी तो हरजीत जी, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या करना है आपको? हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ बिहार समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं दीपक जी, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो दीपक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, ये गाय का बच्चा दिया हुआ 20 दिन हो गया है जी। हेलो, गाय ने बच्चा दिया है, 20 दिन हो चुका है, क्या समस्या आ रही है? उसको दूध नहीं दे रहा है, अभी भी दूध नहीं दे रही है गाय। कैसे बढ़ेगा, वो उपाय चाहिए जी। क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा? देखिए, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण होता है कि ये पूरी हिस्ट्री मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रकार के उपचार के लिए। जैसे कई बार क्या होता है, जो ड्राई पीरियड होता है पशु के ज्ञापन जो हो गया और जब ब्याता है प्रॉपर उसको 2 महीने पहले जो है उसको ड्राई में किया जाता है, जिस समय उसका दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। ये भी देखना जरूरी है कि अमूमन क्या हमने देखा गया है कि जो पशु पालक जो है जैसे वो दूध दे रहा है तो ब्याने तक लास्ट डे तक उसका दूध निकालता रहता है। जब कोई भी पशुपालक अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो वो प्रॉपर दूध प्रोडक्शन पे वो एनिमल नहीं आएगा। तो ये ड्राई पीरियड 2 महीने का गाय में भी और भैंस में भी होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अगर ब्याने के बाद अगर उन्होंने ये ड्राई पीरियड को मेंटेन किया है तो ये जानना जरूरी है कि उसके अंदर कोई सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस तो नहीं है, उसके अंदर कोई थन के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। एक नॉर्मल एक सिंपल एक टेस्ट होता है जिसको हम CMT बोलते हैं, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। उसमें एक छोटा सा एक केमिकल आता है और वो बहुत इजीली अवेलेबल है, बिहार में भी अवेलेबल होगा। और उसको जो है चारों थनों का दूध एक जो है कप्स में निकालना है और वो केमिकल को उसमें मिलाया जाता है। इमीडिएटली उसमें पता चल जाएगा किस थन के अंदर इन्फेक्शन है। वो बेसिकली CMT जो टेस्ट होता है वो सोमैटिक सेल काउंट्स SCC को बताता है। जब भी SCC बढ़ जाएगा तो वो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस में आ जाएगा। जब वो बहुत ज़्यादा काउंट हो जाता है तब उसमें क्लिनिकल मेस्टाइटिस होता है, जब हमें पशु के अंदर ये पता चल जाता है कि अब तो इसका दूध बिगड़ चुका है। तो ये ध्यान रखना है कि सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है कि नहीं, उसका ये चेक कर लें। और अगर ये सब चीज़ें ठीक हों तो फिर दूध बढ़ाने के लिए कई ऐसे ओरल सप्लीमेंट्स आते हैं जिसमें कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स आजकल अवेलेबल हैं, डेक्सट्रोज है। और कई बार क्या होता है पशु के अंदर जो पसाव की जो है वो प्रॉपर नहीं होता, उसके अंदर लेप्टेडिनिया रेटिकुलेटा एक हर्बल प्रोडक्ट है वो आता है। तो और ये दोनों का मिक्सचर अगर दिया जाए तो उसके अंदर दूध बढ़ाया जा सकता है। ये चेक जरूर कर लें कि उसके अंदर सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस तो नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है दीपक जी। बढ़ते हैं आगे। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बहुत सारे दर्शक हमारे अपना कॉल रिकॉर्ड करवाते हैं, तो बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आए भी हुए हैं। तो उन्हीं में से एक सवाल को मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। हमें कॉल किया था उत्तर प्रदेश से महेश जी ने। और डॉक्टर गुप्ता, ये सवाल आपके लिए है। इन्होंने पूछा है कि मैं मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहता हूँ, क्या मुझे लोन मिल सकता है? लोन या ऋण के बारे में, आर्थिक सहायता के बारे में यहाँ पर जानना चाहते हैं महेश जी।
जी बिल्कुल। ये यदि मुर्गी पालन का जो भी उद्योग है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनको ऋण मिल सकता है जी। और इसमें बहुत सारी जो राज्य सरकार होती है केंद्र सरकार दोनों की तरफ से काफी स्कीम चल रही हैं जिसके हिसाब से ये ऋण ले सकते हैं। उसके लिए पहले एक काम ये करें कि ये नजदीकी कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कोई भी पशुपालन विभाग है जो मुर्गी पालन का भी विभाग रहता है, उससे जाके पहले क्योंकि वहां पर सिखलाई कोर्स लगते हैं, ट्रेनिंग कोर्स लगते हैं, वो ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लें। उससे उन्होंने एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि वो इस उद्योग को लगा सकते हैं। उसके बाद जब वो किसी भी बैंक में जाते हैं तो बैंक में एक उनको पूरी अच्छी तरह से गाइड भी किया जाएगा और वो किस लेवल में अपने मुर्गी पालन का जो भी धंधा है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। वो उनको बताना पड़ेगा कि वो 1000 मुर्गियों का स्टार्ट करना चाहते हैं, 2000, 5000। उस हिसाब से उनका एक प्रोजेक्ट डेवलप होता है। प्रोजेक्ट डेवलप वो बैंक की तरफ से भी हो जाता है और आप अपने किसी भी नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से मिल सकते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकता है इन सारी चीजों को दिलाने में। जब भी आप इसमें नाबार्ड की भी काफी स्कीम है जिससे पशुपालक को फायदा क्या होगा, उनको बैंक से तो लोन मिल जाता है लेकिन जब वो सब्सिडी लेते हैं तो सब्सिडी उनको नाबार्ड के थ्रू भी मिल जाती है। और जैसे ज्यादातर राज्यों में जो सब्सिडी का लेवल रहता है वो जनरल कैटेगरी के लिए 25% और SC कैटेगरी या ST कैटेगरी के लिए वो 33% के करीब वो सब्सिडी का भी वो लाभ उठा सकते हैं। तो वो बस स्टार्ट करें, उनको राज्य सरकार केंद्र सरकार उनकी जरूर मदद करती है, इस तरीके के प्रोजेक्ट डेवलप कराती है और वो कोई भी सहायता इस तरीके से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर महेश जी देखिए, आपको आर्थिक सहायता जरूर मिल सकती है लेकिन उससे पहले भी आपको यहाँ पर प्रशिक्षण वगैरह लेना जरूर होगा। बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश ऊना से हमारे साथ गौरव शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है कि हमारी गाय ना बार बार हीट में आ रही है, वो उसको EI कराने के बाद भी हीट नहीं रही है, वो जैसे कि गब्बर नहीं रह रही है। मतलब जो गर्भ है वो ठहर नहीं रहा है? हाँ हाँ जी, बार बार हीट में आ रही है, EI कराया है, 5-6 बार रिपीट हो गए हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा, क्या हो सकता है? हाँ जी मैम। जितने भी ये क्रॉस ब्रेड एनिमल्स हैं, चाहे वो हॉल्स्टीन फ्रीजियन हो, जर्सी हो, इनके अंदर ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि रिपीट करता रहता है एनिमल, बार बार रिपीट ब्रीडिंग हम इसको बोलते हैं कि गर्भ ठहरता नहीं है। अब गर्भ न ठहरने के कई सारे कारण होते हैं, हमें एक एक कारण को एक एक करके जो है हटाना पड़ता है। जैसे मिनरल डेफिशिएंसी का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, उस पशु को मिनरल मिक्सचर का सेवन करना पड़ेगा 50 ग्राम के करीब, पूरा 1 महीना 2 महीना रेगुलर उसको देना है। डीवर्मिंग की जरूरत होती है एवरी 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार पशु के कीड़े की गोली, पेट के कीड़े की गोली दी जाती है, एक ये देना होता है। इसके अलावा जो तीसरा कारण जब होता है वो है इन्फेक्शन का। जैसे कोई भी पशु में जब भी वो ब्याता है तो ब्याने के बाद प्रॉपर उसका जेर गिरा देना चाहिए 12 घंटे के अंदर। 12 घंटे से ज़्यादा अगर वो रुक जाता है, 18 घंटे, 24 घंटे, कभी कभी 36 घंटे तक भी वो जो है डालती नहीं है, तो उससे अंदर रहने से इन्फेक्शन बनता है। पशुपालक भाई अक्सर क्या करते हैं कि वो जेर को छोड़ देते हैं और ऐसे ही कोई भी देसी नुस्खा किसी ने बता दिया उसका उपचार पूरा कराते नहीं हैं, तो उस इन्फेक्शन की वजह से उसके अंदर पायोमेट्रा डेवलप हो जाता है। पायोमेट्रा में क्या होता है, अंदर मवाद बन जाती है बच्चेदानी में और वो प्रॉपर कभी भी पशु रुकेगा नहीं। मेट्राइटिस होगा, पायोमेट्रा होगा, वो बार बार हीट में भी आ जाएगा और उससे जो है वो कभी भी जो है रुकेगा नहीं। तो अमूमन ऐसे केस में क्या करना चाहिए, डीवर्मिंग कर दें, मिनरल मिक्सचर खिलाएं, नज़दीकी पशु चिकित्सालय से जा करके 5 दिन इंट्रायूट्राइन उसमें थेरेपी देनी होती है, 5 दिन उसके अंदर इन्फेक्शन की दवाई डलवानी है और कोई भी एंटीबायोटिक जैसे जो सूटेबल होती है। अमूमन क्या किया जाता है कि जो हम इंट्रायूट्राइन दवाई दे रहे हैं वही दवाई जो है इंट्रामस्कुलर हमें लगानी भी चाहिए, ताकि वो डबल इफेक्ट होने की वजह से उसमें ट्रीटमेंट हो जाता है। 3 चीज़ें ये कवर होने के बाद जो चौथी चीज़ बचती है वो है हार्मोनल। उसके लिए पशु जो एकदम जो एक्सपर्ट पशु चिकित्सक है वही जांच करके बता सकता है कि उसके अंदर ओवरी में कोई चेंजेस हैं क्या, कोई CL उसमें डेवलप हो रखा है या कोई सिस्टिक ओवरी है। उनके लिए हार्मोनल कई ऐसे ट्रीटमेंट इंजेक्शंस आते हैं जिनका जांच के उपरांत ही उसका इलाज किया जाना चाहिए। तो पहले वो डीवर्मिंग करके मिनरल मिक्सचर खिला लें, इंट्रायूट्राइन थेरेपी करा लें, उसके बाद भी पशु अगर नहीं रुकता है तो नजदीकी पशु चिकित्सालय में चेक करके हार्मोनल उसका ट्रीटमेंट कराएं।
बिल्कुल, तो क्या करना है आपको, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर गुप्ता, अगला सवाल जो है वो आपके लिए है। हमारे कॉलर ने कॉल किया था राजस्थान से, शिवराज जी ने, और उन्होंने पूछा है कि मुर्गी पालन मैं करता हूं लेकिन मुर्गियों में मांस की जो हम कहें कि मोटापा आए या फिर मांस ज्यादा आए, मांस का उत्पादन ज्यादा हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं? जी, पहले तो यदि आप मांस ज्यादा लेना चाहते हैं, यदि हम फार्मी मुर्गी लेते हैं तो बैंकॉक की मुर्गी काफी अच्छी है, वो लगभग 35 दिन में 2 किलो की हो जाती है। यदि आप उसको ये तो एक नस्ल का चुनाव हो गया। उसके बाद जो भी मांस उत्पादन के लिए जो भी आप मुर्गी रखे हुए हैं उसको आपको फेज फीडिंग कराना पड़ता है कि 2 हफ्ते पहले प्री स्टार्टर फीड देना पड़ता है, उसके 2 हफ्ते के बाद स्टार्टर फीड, और जब मुर्गी 30 दिन की हो जाती है उसके बाद हम उसको फिनिशर फीड जो मांस के लिए बहुत अच्छा होता है वो देते हैं। इनके सबके डाइजेशन के लिए हमें प्रॉपर उनको सप्लीमेंट भी देना पड़ता है, जिससे जो भी वो दाना ले रही है मुर्गी उसको अच्छी तरह से हजम कर पाए, जिससे वो उनके शरीर में लगे। जिस पर्पज के लिए हम लोग फीड दे रहे हैं वो पर्पज पूरा करना चाहिए। पशुपालक करते क्या है, उनको फीड की थोड़ी सी समझ नहीं होती है या उनको पता नहीं होता है, अवेयर नहीं होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं अपने हिसाब से कोई भी फीड डाल देते हैं। होता क्या है, जो ब्रॉयलर मुर्गी होती है, जो मीट के लिए मुर्गी होती है, उसका जो भी फीड है वो अलग होता है, और जो अंडे वाली मुर्गी है उसका फीड अलग होता है। जैसे अंडे वाली मुर्गी है उसको अंडे में कैल्शियम निकलता है तो हम कैल्शियम उसमें ज्यादा देते हैं, लेकिन जो मीट वाली मुर्गी है जिसको हम मांस के लिए पाल रहे हैं उसमें हमें एनर्जी कंटेंट, वो ऊर्जा वाला जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट देते हैं वो हमें ज्यादा देना पड़ता है, जिनके उनके शरीर में उनके मांस की वृद्धि में मदद कर सके। तो दोनों की फीड अलग होती है, उनकी फीड को मिक्स ना करें। जो भी ब्रॉयलर की स्पेशल फीड होती है या फिर आप खुद भी बना सकते हैं फीड। आप उनके अवयवों की जानकारी ले लें कि कौन कौन से अवयव किस कंडीशन में कितने डलने हैं, उस हिसाब से आप अपने लेवल पर भी फीड बना सकते हैं, जो आपको सस्ती भी पड़ेगी और संतुलित भी होगी। उसके बाद एक बात आती है वैक्सीनेशन की। यदि आप अपनी जो भी मुर्गियां हैं आपने रखी हुई है, जो ब्रॉयलर मुर्गी है उसका वैक्सीनेशन बहुत ही छोटा होता है। पहले हफ्ते में पहले F1 स्ट्रेन रानीखेत की लगती है, दूसरे में गंबोरो की लगती है, तीसरे में फिर लसोटा स्ट्रेन लगता है, चौथे में फिर से गंबोरो की लगती है। तो केवल 4 वैक्सीन 4 हफ्ते में लगाने पड़ते हैं, वो भी पानी में देते हैं, जिससे कभी मुर्गियों को बीमारी से बचाव हो जाता है। क्योंकि मुर्गी यदि बीमार है, आप मुर्गियों का जब भी पालन करते हैं आप उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, 1000, 2000, 5000, तो आप हर मुर्गी को चेक नहीं कर सकते हैं कि किस मुर्गी में इंफेक्शन है किस में नहीं है। लेकिन यदि एक मुर्गी में इंफेक्शन आ गया तो दूसरी मुर्गी को भी संक्रमण पहुंच जाता है, तो इससे आपका नुकसान बहुत ज्यादा है। तो आप पहले टीका लगवाएं, अपनी मुर्गियों को टाइम से टीका लगवाएं, जिससे उनको आगे कोई भी बीमारी ना आए। बिल्कुल, तो शिवराज जी आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। डॉक्टर गुप्ता एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से यशवंत जी फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार साहब जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो किसान के लिए पहले तो ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पशुओं के बारे में आप हमें जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी, मेरी ये है कि मेरी एक पहली बार गाय ब्याई है जी, वो बचिया को है ना दूध नहीं पिला रही है, और जो जेर होता है जेर गिरा देती है, ब्याते वक्त जेर गिरा देती है। अगर उसको खा ले तो उससे क्या दुष्प्रभाव हमारी गाय पे पड़ता है जी, और उसको खाने के लिए क्या देना चाहिए जब वो गाय ब्याती है, और जो दूध देती है वो पीला पीला था, वो कितने दिन तक हमको नहीं उपयोग में लेना चाहिए? बिल्कुल, तो इनके कई सारे सवाल हैं। डॉक्टर शर्मा क्या कहेंगे? बच्चिया को दूध नहीं पिला रहे हैं, जेर खा लेती है तो क्या होता है, पीला दूध दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन सब के बारे में? देखिए, पहला सवाल इनका था कि बच्चिया को दूध नहीं पिलाती है। तो अमूमन क्या होता है, जब भी कोई गाय या भैंस ब्याती है तो वो ब्याने के बाद प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे को अच्छे से उसको लिक करती है, अच्छे से उसको जो है ना उसके ऊपर पूरा उसका ध्यान होता है। अमूमन देखा गया है कि 1% केसेस में ऐसा होता है कि पशु का जो ब्याने के बाद है अपने बच्चे के प्रति ना तो कोई भाव होता है, ना कोई उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है, और वो एकदम अनभिज्ञ रहता है। उसके लिए एक छोटी सी दवाई है होम्योपैथी में,
जिसको हम इग्नेशिया बोलते हैं, अगर उसका एक डोज भी दे दिया जाए 30 पोटेंसी में, तो इस तरह के पशु की जो ये बीमारी है, इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा जेर खाने की समस्या है, तो जेर का अमूमन ध्यान रखना चाहिए 12 से 18 घंटे के बीच में उसको पशुपालक का उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो कोशिश करे कि जैसे ही वो जेर गिराए उसको वहां से हटा दिया जाए। अगर 1% ऐसा कोई पशु खा लेता है, ऐसी कोई डेंजरस नहीं होता है। पशु के अंदर इंडाइजेशन या कुछ वो चीज़ें तो होती हैं, उसके लिए जैसे कुछ पाउडर्स आते हैं, हर्बल ऐसी मेडिसिन हैं जो उसको डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगी। तो उस तरह की गोली भी और पाउडर आते हैं जिसका दिया जाए तो उसको कोई पशु को नुकसान नहीं होगा। तीसरी चीज जो प्रोडक्शन बढ़ाने की है, या जो पीलापन जो आ रहा है, जब भी कोई पशु का दूध का कलर चेंज होगा, वाइट हो उससे एकदम जो है पानी के जैसा रंग हो जाए या येलोइश हो जाएगा, उसका ध्यान हमें देना है। जैसे ही इस तरह का कोई इन्फेक्शन आता है तो नजदीकी पशु चिकित्सालय से उसका हमें उपचार कराना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे ये कह रहे हैं कि हम कब तक उपयोग में ना लाएं उस दूध को? वो जो खीस होता है, जो 3-4 दिन का जो खीस है, स्टार्टिंग का जो दूध है वो नहीं लेना चाहिए, और उसकी मैक्सिमम जो है बच्चे को पिलाना चाहिए। बच्चे को कितना पिलाते हैं, अमूमन ये कहा गया है कि 10% ऑफ द वेट। सपोज करो 30 किलो की बच्चिया है तो 3 किलो उसको पिलाना है, 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को। और ये कभी भी वेट ना करें कि पशु ने अगर जेर नहीं डाली है तो शुरू का खीस बच्चे को ना पिलाएं। अमूमन ये गलत धारणा बनी हुई है पशुपालकों में कि अगर वो पशु बच्चे को पिला देंगे शुरू का खीस तो जेर नहीं गिराएगी। ऐसा नहीं होता है। और दूसरी चीज, 4 घंटे के भीतर बच्चे को वो दूध पिलाना, खीस पिलाना अति आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस करने की जो है ताकत होती है। इसलिए शुरू का दूध बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, सुबह शाम रेगुलर उसकी वेट के हिसाब से देना चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल था इनका कि जब ब्याती है, गाय ब्याई है, तो उस समय कैसा आहार देना चाहिए? आहार अमूमन क्या होता है कि जैसे जैसे पशु ब्याता है उसके बाद उसकी प्रोडक्शन जो है ना, शुरू के 5-7 दिन तक अमूमन क्या करते हैं, कंसंट्रेट फीडिंग नहीं करते, हाई कंसंट्रेट फीडिंग नहीं करते हैं। लेकिन जब एनर्जी उसको जरूरत है और 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद एनर्जी की उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से, सपोज करो कोई 15 लीटर की गाय है, 20 लीटर की गाय है, अब इतना दूध के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता है। तो अगर उतनी एनर्जी हम उसको प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में अगर नहीं देंगे तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से क्या होगा, पशु का कीटोसिस एक बीमारी होती है, एक तो वो हो जाती है, इसके अलावा उसका प्रोडक्शन लॉस होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर शुरुआत में आहार पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी चाहिए हमारी गाय को या फिर भैंस को। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हम लोग अंडे के लिए मुर्गियाँ पालते हैं, इनको हमको कितनी उम्र तक पालना चाहिए, या वो कितने अंडे दे देने के बाद हमें उन्हें हटा देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए? दूसरी जो मुर्गी के ऊपर वाली चोंच होती उसे हमारे अंडे फोड़ देती है, नुकसान करती है, उसको आदत पड़ जाती है अंडे खाने के लिए, तो उससे किस प्रकार से हमें निपटना चाहिए, किस प्रकार से निजात पाना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, क्या कहेंगे आप दोनों ही सवालों के जवाब में? जी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक मुर्गी 20 हफ्ते या लगभग 5 महीने की उम्र में अंडा देना स्टार्ट करती है, तो 20 हफ्ते के बाद लगभग हम 52 हफ्ते तक उनसे मुर्गियों से अंडा ले सकते हैं। मतलब 365 दिन हम लोग मुर्गियों से अंडे ले सकते हैं। और मुर्गियां जब अंडा देना स्टार्ट करती हैं तो वो शुरू में उनकी जो एफिशिएंसी होती है, जो अंडे देने की दर होती है, वो कम होती है, वो 5%, 10%, फिर धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते ये 95% तक पहुंच जाती है। कि मतलब यदि आप 1000 मुर्गी रखे हुए हैं तो आपको एक दिन में 950 अंडे मिल जाते हैं, और ये लगभग 30 से 32 हफ्ते में ये कंडीशन आ जाती है। उसके बाद ये कंडीशन लगभग 6 से 7 हफ्ते तक मेंटेन रहती है। उसके बाद धीमे धीमे अंडे देने की दर घटने लगती है। और देखने में आता है कि जब मुर्गी की उम्र 72 हफ्ते की होती है तो ये अंडे देने की दर लगभग 80% के करीब पहुंच जाती है। तो इस स्थिति, इसके बाद यदि हम अंडा फिर भी, मुर्गी तो अंडा देती रहेगी, लेकिन यदि हम फिर भी उससे अंडा लेते रहेंगे तो वो इकोनॉमिकल नहीं होता, वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, हमें फायदा नहीं देगा, क्योंकि उस समय मुर्गी खाएगी ज्यादा
और अंडा कम देगी। बिल्कुल, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी घट चुकी है। तो उस समय तक मुर्गी को रख सकते हैं। मुर्गी की उम्र जब 72 हफ्ते की हो जाती है, 1.5 साल की मुर्गी होगी, उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं। आप नए चूजे पहले से ही लाके अपनी मुर्गियों को बड़ा कीजिए। इस तरह से साइकिल बना सकते हैं हम यहाँ पर। इस तरह से आप जब इतने हफ्ते हो गए हैं मुर्गी को, तो आप नए चूजे लेकर आ जाएं। बिल्कुल, तो आपको देखिए ऐसी ही अहम जानकारियां हम पहुंचा रहे हैं आप तक, लेकिन अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। जल्दी से हम लौट रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। अब हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर आ गया है, तो ऐसे में हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपसे हम आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, हमारे मुर्गियों को किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, इस समय में क्या कर सकते हैं मुर्गी पालक? जी, सर्दियों के मौसम में विशेषकर मैंने पहले बताया था कि उनकी बिछावन गीली हो जाती है। उससे क्या अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और एक कॉक्सीडियोसिस की बीमारी बहुत ज्यादा आ जाती है। जी। एक दूसरी बीमारी जो ई कोलाई की होती है, ई कोलाई की ये सारी बीमारियां जो वातावरण में नमी जब ज्यादा हो जाती है तब आती है। यदि हम उसी से जब निजात पा लेंगे, यदि हम कुछ ऐसे प्रबंध करें कि या फिर बिछावन गीला ना हो या वातावरण की नमी कम रहे, तो ये बीमारियां नहीं आएंगी। तो मेन जो बीमारियां हैं वो जो मेनली सर्दियों के मौसम में आती है वो ई कोलाई का इन्फेक्शन है और कॉक्सीडियोसिस है। साथ में ही हम लोग ये देखते हैं कि जो मैंने पहले बताया था कि किसान भाई पर्दा बंद करके रखते हैं, तो जिससे उनके जिसके वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। मुर्गियों की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने से उनके पेट में पानी भर जाता है, इसको एसाइटिस बोलते हैं। वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मुर्गियों में दिखाई देती है। बिल्कुल, तो ये तमाम तरह की परेशानियां जो हैं मुर्गियों को हो सकती हैं सर्दियों के मौसम में अगर हमारे मुर्गी पालक सावधानियां नहीं बरतते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर शर्मा यहाँ पर उपस्थित है। डॉक्टर शर्मा, आपसे आखिरी सवाल, थनैला रोग के लिए क्या हमारे सभी पशुपालकों को संदेश देना चाहेंगे आप? थनैला रोग बहुत ही घातक है और इसका बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर आप इसको बचाव करके मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसा कि जो भी सावधानियां बताई गई हैं,
जब दूध निकालते वक्त या जब भी कोई इन्फेक्शन आता है उसका तुरंत उपचार कराएं। इसके कभी भी देरी ना करें। बिल्कुल देरी नहीं करनी है, सही समय पर आपको कदम उठा लेने हैं सही तरीके से, तभी आप बचाव कर पाएंगे और अगर समस्या हो गई है तो इलाज भी संभव हो पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने इतनी अहम जानकारियां दी। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जान लिया कि आप किस तरह से थनैला रोग से बचाव कर सकते हैं और सर्दियों के मौसम में मुर्गियों का रखरखाव कर सकते हैं। अब कल के कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। कल के कार्यक्रम में चर्चा होगी कृषि शिक्षा और स्वरोजगार की, और साथ ही हम आपको बताएंगे अनानास की खेती के बारे में अहम विषय रहेंगे। कोई सवाल है आपके मन में, पहले ही हम तक पहुंचाइए, ईमेल कीजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़िए, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए आप हेलो किसान, वहां पर हमारा पेज खुलेगा, वहां पर आप अपने जो भी सवाल हैं वो पोस्ट कर सकते हैं, हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारे विशेषज्ञ उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और एक विशेष जानकारी जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोबारा देखिए हमारा ये कार्यक्रम, अहम जानकारियां आप दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ये लो। इसमें खुशियों का पता है।